जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 16 में है वायु एवं जल प्रदूषण, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो पिछली कक्षा में हम वायु प्रदूषण के विषय में विस्तार से पढ़ चुके थे और साथ ही उसके नियंत्रण के उपायों के बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो इस चैप्टर को आज आगे बढ़ाते हुए हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका जल प्रदूषण, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन जल में अवांछनीय जैविक या अजैविक पदार्थों के मिलने के कारण इसकी गुणवत्ता में गिरावट आने को जल प्रदूषण कहते हैं। तो वायु में जैसे कोई अवांछनीय पदार्थ आ जाता है तो उससे वायु प्रदूषण होता है, उसी प्रकार जल में जब अवांछनीय, जो जल के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसे जैविक और अजैविक पदार्थों के मिलने के कारण जो जल की गुणवत्ता है, जल का जो गुण है उसमें गिरावट आने लगती है और इसी स्थिति को कहते हैं जल प्रदूषण। प्रदूषण के कारण जल के रंग, गंध तथा अम्लीयता में परिवर्तन आ जाता है। अब देखते हैं जल प्रदूषण के स्रोत। तो पहला है औद्योगिक अपशिष्ट। तो हमारी जो झारखंड प्रदेश है, ये धरती जो है रत्न गर्भ है, यहाँ बहुत तरह के रत्न हैं और यहाँ के जो खदानों में बहुमूल्य खनिज जो संपदा है वो भरी हुई है और इसी से आकर्षित होकर यहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे भी लगाए गए हैं। खदानों में उपलब्ध प्रचुर कोयला, लोहे, तांबे, एल्युमिनियम के सस्ती मजदूरी आदि ने लोगों को औद्योगिक इकाई लगाने के लिए प्रेरित किया है। तो हमारी जो झारखंड की भूमि है ये रत्नगर्भा है। यहाँ के जमीन के नीचे बहुमूल्य खदान हैं, अलग अलग धातुओं के अयस्क प्रचुर मात्रा में यहाँ पाया जाता है। यहाँ के खदानों में कोयला, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम के और साथ ही साथ यहाँ सस्ते में मजदूरी भी प्राप्त हो जाता है और जिसके कारण यहाँ बहुत सारी औद्योगिक इकाई भी लगाई गई है। लेकिन यही औद्योगिकरण ने अपने साथ कई बुराइयां भी लेकर आया। ये जो औद्योगिकरण हुआ, उद्योगों की स्थापना हुई, तो उद्योगों की स्थापना से लोगों का जीवन स्तर तो सुधरा, लेकिन साथ ही साथ औद्योगिकरण से बहुत सारी बुराइयां भी आने लगी। फैक्ट्रियां बनने के लिए बड़े बड़े जंगलों को काट डाला गया। तो जहां जंगल थे घने, तो वैसी जगहों में फैक्ट्री लगाने के लिए जंगलों को काटा गया। नदी किनारे कारखाने स्थापित किए गए ताकि कारखाने को सस्ते में पानी मिल सके। तो आपने ध्यान दिया होगा जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं और उद्योग हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं? नदियों के किनारे, क्योंकि कारखानों को जल की आवश्यकता होती है, अयस्कों को धातु में अलग करने के लिए। तो ये सारे चीजों के लिए उनको क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो इसलिए जितने भी नदियां हैं, देखिएगा जितने भी कारखाने हैं वे नदियों के किनारे ही अधिकतर बसे हुए हैं। परंतु धातुकर्म में प्रयुक्त पानी को बिना उपचारित किए नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो उद्योगों में नदी के पानी का उपयोग किया गया, उसके बाद उसमें धातुकर्म किया गया, धातु को अलग करने की प्रक्रिया चली और इसी क्रम में जो धातु के कण हैं या फिर जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो उस पानी में मिल गया। उसके बाद उस पानी का कोई उपचार नहीं किया गया, उसको सीधे नदी में फिर से प्रभावित कर दिया गया और यही कारण है कि जल प्रदूषण की समस्या बढ़ती ही जा रही है। तो कारखानों से जो अवशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, अवशिष्ट जल निकल रहा है, उसको भी नदियों में बहा दिया जा रहा है और इस तरह जो हमारी नदियां हैं वो क्या हो रही है? दूषित होती जा रही है। जैसे इस चित्र में दिख रहा है औद्योगिक अपशिष्टों का जल स्रोतों में प्रभाव। देखिए नदी कितनी गंदगी फैल गई है। कारखाने से निकलने वाला जितना अवशिष्ट पदार्थ है सीधे नदियों में बहा दिया जा रहा है, जिससे जो नदियां हैं वो गंदी होती जा रही है और उसमें अवांछनीय पदार्थ मिलने से वो हमारे लिए भी काफी हानिकारक
होने लगे हैं। आज छोटा नागपुर के पठार की दामोदर और स्वर्णरेखा नदियां सबसे अधिक प्रदूषित हैं। तो जो हमारे यहाँ की दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई, क्योंकि इसी के किनारे बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग लगे हैं। लगभग 1300 लाख लीटर औद्योगिक कचरा और 650 लाख लीटर गंदा जो घरेलू जल है वो दामोदर नदी में प्रतिदिन उड़ेल दिया जाता है, मतलब उसमें डाल दिया जाता है। तो इसमें औद्योगिक कचरा तो होता ही है, साथ साथ जो घरेलू गंदगी निकलती है उसको भी नदी में ही सीधे डाल दिया जाता है। तो एक अध्ययन के अनुसार एक कोल बाशरी अकेले 45 टन महीना कोयला चूर्ण या फिर जो उसके उपयोग के बाद जो छाई बच जाती है वो, और दामोदर नदी में प्रतिदिन डाल दिया जाता है। लगभग 45 टन महीन जो कोयला है वो उसका चूर्ण दामोदर नदी में डाल दिया जाता है एक कोल बसरी से। तो अंदाजा लगाइए कि इतने सारे कोल बसरी हैं, तो उसके जो चूर्ण जो छाई बचेंगे कोयला के, तो उसको यदि नदियों में इसी तरह से डाल दिया जाए तो नदियों की क्या हालत होगी। इस इलाके में इसी तरह की लगभग 11 कोल बासरियां हैं। तो एक का ही 45 टन निकलता है, तो 11 का सोचिए कितना निकलेगा। तो यही कारण है कि हमारी नदियों का जल खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो गया है, और वो हमारे लिए इतना खतरनाक हो सकता है कि उससे तरह तरह की बीमारियां तो होगी और वो हमारे उपयोग लायक भी नहीं रह पाएगी। स्थानीय जनजातियों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली दामोदर नदी कोयलांचल में एक गंदे, काले, बदसूरत नाले की तरह दिखाई देती है। और जो यहाँ की झारखंड की स्थानीय जनजातियां हैं वो दामोदर नदी को बहुत पवित्र मानती है। जैसे हम गंगा को पवित्र मानते हैं, वहीं अस्थियां विसर्जित करते हैं, तो यहाँ की जो जनजातियां हैं वे अपने अस्थियों का विसर्जन दामोदर नदी में करती हैं। तो इसको इतना पवित्र माना जाता है। लेकिन ये जो पवित्र दामोदर नदी है ये कोयलांचल में, जहाँ पर कोयले के खदान हैं, में एक गंदा, काला और बदबूदार नाली की तरह दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बासरियां हैं उसके जो कोयले के छाई निकलती है उसको उसी नदी में बहा दिया जाता है, जिसके कारण उस गंदी जो नदी है उसका जल जो है गंदा हो गया है, काला हो गया, और उसमें से गंध भी आने लगता है। पश्चिम सिंहभूम की कारो नदी भी नोआमुंडी, गोवा, चिरिया माइंस के लौह अयस्कों के कारण लाल ऑक्साइड से अत्यंत प्रदूषित हो गई है। तो इसी तरह जो पश्चिम सिंहभूम की कारो नदी है वो भी नोआमुंडी, गोवा और चिरिया जो माइंस है लौह अयस्क का, तो वहां से जो निकलने वाला अवशिष्ट है लाल ऑक्साइड है, उसके कारण वो जो कारो नदी है वो भी प्रदूषित होती जा रही है। स्वर्णरेखा नदी की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। तो ये मुख्य कुछ नदियां हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा, कारो। तो ये सारी नदियां भी औद्योगिक कचरे के कारण प्रदूषित होती जा रही है। पहला था औद्योगिक अपशिष्ट, दूसरा है घरेलू बाहित मल जल। तो जो घरेलू हम अपने घरों में उपयोग करते हैं, जो घरों से जो गंदा पानी निकलता है, तो घरों से निकले जो कचरे मनुष्य तथा अन्य जीवों के मल मूत्र अवशिष्ट, खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक आदि को भी नालियों में क्या किया जाता है, बहा दिया जाता है। तो हमारे घरों से भी जो गंदगी निकलती है, जो गंदा पानी निकलता है, उसको भी कहाँ बहा दिया जाता है, नालियों में। और ये घरेलू कचरे नालियों से बहते हुए पास जो उसके पास नदी है वहां जाकर वो मिल जाती है। और इनमें मुख्यतः खाद्य पदार्थों के कचरे, साबुन तथा डिटर्जेंट के झाग, कपड़े धोने के लिए साबुन का, डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है, तो उसका झाग जो बचता है वो भी नालियों में बहा दिया जाता है। खाद्य पदार्थ के जो कचरे होते हैं, खाना बनाने के बाद जो बच जाता है उसको, या फिर बर्तन धोने के बाद जो बचता है उसको भी नालियों में बहा दिया जाता है। उसमें जीवाणु होते हैं, परजीवी जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, और ये सूक्ष्म जीव जल स्रोतों में घुले ऑक्सीजन का श्वसन क्रिया में अवशोषण करते हैं। तो इसमें जो जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, परजीवी होते हैं, ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो
उस नदी के पानी में जो ऑक्सीजन है उसको श्वसन क्रिया में अवशोषण कर लेते हैं और जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते जाते हैं पानी का। और धीरे धीरे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीवों के लिए भी यह जल जो है अनुपयुक्त हो जाता है। तो हमारे लिए तो अनुपयुक्त होता ही है, साथ में जब ऑक्सीजन की कमी धीरे धीरे पानी में होने लगती है तो वहां रहने वाले जो जलीय जीव हैं जो अपना ऑक्सीजन पानी से लेते हैं, तो वो जल उनके लिए भी उपयुक्त नहीं रहता। मानव तथा जानवरों के मल में कोलीफार्मा जीवाणु पाए जाते हैं और जब घरेलू बहित मल जल स्रोतों में आकर मिलता है तब जल में कोलीफार्मा जीवाणुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है और इस जल के सेवन से टाइफाइड हो सकता है, पीलिया, पेचिस आदि बीमारी होने का भी खतरा है। तो ये बीमारियां साधारण तो होती रहती है। तो इसका क्या कारण है? यही जो मल जल, टॉयलेट का जल नदियों में बहा दिया जाता है, नदी के पानी में वो मिल जाता है कोलीफार्मा, और उसी के कारण क्या होता है, जब उस जल को हम पीते हैं या फिर अपने उपयोग में लाते हैं तो टाइफाइड, पीलिया, पेचिस जैसे बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक स्रोत। झारखंड में अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपाइराइट नामक खनिज के पाए जाने के कारण जो भूमिगत जल है वो आर्सेनिक नामक तत्व से विषाक्त हो जाता है। तो झारखंड के में जमीन के नीचे ये आर्सेनोपाइराइट नामक खनिज पाया जाता है और इसमें जो आर्सेनिक है वो पानी में मिलकर, जो भूमिगत जल है उसमें मिलकर भी पानी को विषाक्त बना जाता है, विषयुक्त बना देता है। कृषि रसायन। अधिक उपज की प्राप्ति के लिए रासायनिक उर्वरकों को खेतों में उपयोग किया जाता है। तो खाद के बदले क्या किया जा रहा है? वर्तमान समय में रासायनिक उर्वरकों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है जिससे उपज में वृद्धि हो सके। तो इसमें नाइट्रेट, फॉस्फेट और पोटेशियम की प्रधानता होती है इस रासायनिक उर्वरकों में। तो वर्षा जल के साथ ये पास स्थित जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं और जल स्रोतों में पहले से ही उपस्थित शैवाल के लिए यह क्या होते हैं? पोषण का कार्य करते हैं और ये तेजी से वृद्धि करते हैं। तो जो किसान भाई होते हैं वे क्या करते हैं? अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं जिससे उनकी खेती में जो उपज है वो अधिक हो। तो क्या होता है, जब बारिश का पानी गिरता है तो उसके साथ ये जो रासायनिक उर्वरक किसान खेतों में डाले रहते हैं वो बहकर कहाँ चला जाता है? जितना पानी गिरता है तो सारा पानी बहकर कहाँ चला जाता है? उसके आसपास जो जलाशय है उसमें चला जाता है और वहाँ जलाशय में जो शैवाल होते हैं उसको वो रासायनिक उर्वरक मिलता है तो वो तेजी से वहाँ वृद्धि करते हैं और जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं और जो जीवाणु होते हैं वे शैवाल को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ये जीवाणु श्वसन में अत्यधिक ऑक्सीजन का प्रयोग करके जल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। और जीवाणु क्या करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से भी जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार रासायनिक उर्वरकों के कारण जल स्रोतों में घुले ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आने की क्रिया को सुपोषण कहा गया है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो रासायनिक उर्वरक हैं उसके कारण जो जल स्रोतों में घुले ऑक्सीजन है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसके जगह क्या हो जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते जा रहा है और इस क्रिया को ही सुपोषण कहते हैं। इससे जल में रहने वाली मछलियां भी मरने लगती है। कीटनाशी और खरपतवारनाशी भी वर्षा जल के साथ मिलकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। तो इस तरह से जो रासायनिक उर्वरक हैं, कीट पतवार जो खेतों में जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं या फिर जो कीड़े लग जाते हैं तो उसके लिए भी
कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है, जो रासायनिक होता है एक तरह का। खरपतवार, जो पौधे अवांछनीय पौधे निकल जाते हैं, तो उसके लिए जो रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी क्या करते हैं, वर्षा जल के साथ मिलकर मिट्टी के नीचे रिसते हुए चल जाते हैं और भूमिगत जल के रूप में जमा हो जाते हैं, और इस कारण से भूमिगत जल भी प्रदूषित होता जा रहा है इन रासायनिक उर्वरकों के कारण, कीटनाशी के कारण और खरपतवारनाशी के कारण। तो जो हम मिट्टी के ऊपर का जल है, जलाशयों का जल है, वो तो प्रदूषित हो ही रहा है, साथ ही जो हम पीने के लिए भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं, जैसे कुआं में, ट्यूबवेल में, तो वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है। प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां। फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से मनुष्यों के फ्लूरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो जब जल में फ्लोराइड मिल जाएगा तो इससे होने वाला जो बीमारी होता है वो होता है फ्लूरोसिस। शीशायुक्त जल के सेवन से पागलपन, मस्तिष्क तथा किडनी की बीमारी हो सकती है। और साथ ही यदि जल में शीशा मिल जाएगा तो इससे जो बीमारी होगा, ये जल यदि हम पिएंगे, अपने दैनिक उपयोग में उसका उपयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके सेवन से पागलपन हो सकता है, मस्तिष्क और किडनी से संबंधित भी बीमारी हो सकती है। तो ये जो रसायन है बहुत खतरनाक है हमारे लिए। आर्सेनिक युक्त जल के सेवन से चर्म रोग हो सकता है और फेफड़ों का कैंसर आदि कई तरह की बीमारियां हो सकती है। तो आप वर्तमान समय में देख रहे होंगे कि बहुत तरह की बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है, यही सारे रसायन, और इसके कारण जल प्रदूषित हो रहा है और उसी जल का प्रयोग हम अपने सेवन के लिए कर रहे हैं। तो वो जो भूमिगत जल है वो भी प्रदूषित हो रहा है और स्थल के ऊपर जो जलाशयों में जल है वो भी प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण हम तरह तरह के बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। जल प्रदूषण का नियंत्रण। तो जल प्रदूषण किस तरह से हो रहा है, उसके क्या क्या कारक हैं, ये तो हमने समझा। अब लेकिन जल प्रदूषण को हम किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है, तभी हम इसको कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते हैं और हमारे लिए जो ये घातक जल है, जो प्रदूषित जल है, उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। हमारे समाज में लगभग सभी धर्मों के मानने वाले लोग अपने पवित्र उपासना स्थल के अंदर गंदे पदार्थों को नहीं ले जाते हैं, लेकिन विडंबना है कि हम अपनी पवित्र मानी जाने वाली नदियों में बेझिझक गंदगी प्रभावित कर देते हैं। तो हम ऐसे जहाँ पर हमारे प्रार्थना स्थल है, जहाँ पर हम अपनी उपासना करते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, तो वहां पर क्या करते हैं, हम किसी भी गंदे पदार्थ को नहीं ले जाते हैं, लेकिन जो नदियां हैं उसको भी हम कितने पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वहां पर हम बेझिझक, कोई हम में झिझक नहीं होती है और हम उसमें गंदगियां डालते जाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने घरों में जो पूजा पाठ करते हैं उसकी गंदगी को भी बाहर कूड़ेदान में ना डालकर उसको नदियों में, जलाशयों में प्रभावित कर देते हैं। तो धर्म से जुड़ा हुआ बहुत सारे मामले हैं जिसके कारण भी नदियां गंदगी हो रही है, गंदा किया जा रहा है। यह सोच ही गलत है कि हम अपने घर, गली, मोहल्ले की गंदगी को हम जीवनदायिनी नदियों तथा सरोवरों में बहाते रहें। तो हमको नदियां क्या है, हमारे जीवन को देने वाली है और इसी के पानी से फसलों का उत्पादन होता है, इसी पानी से हम अपने पीने में प्रयोग करते हैं। तो जो नदी इतना हमारे लिए करती है, जो हमारे जीवन को इतना सरल सहज बनाती है, हमें जीवन का आनंद उठाने के सुयोग देती है, तो उस नदी को, उस तालाब को हम क्यों गंदा करते हैं और हमारे घर, गली, मोहल्ला की जो गंदगी है उसको उस नदी में प्रभावित कर देते हैं, डाल देते हैं। इस सोच को बदलना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हमारे जो उपासना स्थल से जो गंदगी निकलती है तो उसको भी क्या किया जाता है, उसको भी जलाशयों में डाल दिया जाता है। तो हमने उपासना तो की, अपने धर्म की आस्था का पालन किया, लेकिन क्या किया, उसके बाद जो उससे गंदगी निकली उसको
ऐसे जगहों में डाल दिया, ऐसे नदी में डाल दिया जो हमको जीवन देने का काम करती है, हम उसको प्रदूषित करते हैं। तो ये सोच बदलने की जरूरत है। यदि आपको कहीं उपासना स्थल से गंदगी निकलती है, धार्मिक स्थलों से गंदगी निकलती है या घरों से आसपास से गंदगी निकलती है, तो उसको हम नदियों में क्यों डालेंगे? नदियों में डालेंगे तो नदी गंदी हो जाएगी और वो हमारे लिए भी अभिशाप का काम करेगी। इसलिए उनको क्या करेंगे, हम कूड़ेदान में इकट्ठा करेंगे और उसको अलग तरह से उपयोग करने का प्रयास करेंगे। तो आप सब बच्चे भी इस चीज का ध्यान देंगे। अब दूसरा है कि जल प्रदूषण को दूर करने की शुरुआत सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर होनी चाहिए। तो हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरे लोग सफाई नहीं कर रहे हैं, वो गंदा कर रहे हैं, हम क्यों साफ करें। लेकिन ये जो सफाई की शुरुआत है वो अपने घर से, अपने से करना चाहिए। शुरुआत हम करेंगे तो धीरे धीरे हमसे लोग भी प्रभावित होंगे और वे भी सफाई रखना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए सबसे पहले हम दूसरों को से ये अपेक्षा ना करें कि वे किसी स्थल को सफाई करें, तो हम प्रयास करें कि हम अपने घर को साफ रखें, हम अपने आसपास को साफ रखें। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा परिवेश साफ होता जाएगा। यदि प्रत्येक घर के व्यक्ति अपने और अपने आसपास को साफ करेंगे, अपने घर को साफ रखेंगे, अपने आसपास को साफ रखेंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारा परिवेश साफ होता जाएगा। तो इसके लिए व्यक्तिगत पहल करना आवश्यक है। घरों में बचा हुआ खराब तेल, घी, ग्रीस नालियों में नहीं बहाना चाहिए। तो घरों में यदि तेल बचा है या फिर खराब ग्रीस वगैरह है तो उसको हम नालियों में डाल देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे नालियों से होते हुए वो नदी में चला जाएगा, तालाब में चला जाएगा, जिससे वहां के जो जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे। तीसरा है घर के बचे हुए रसायनों, दवाओं, फिनाइल का पानी आदि सिंक या शौचालय के पेन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह का रसायन है, फिनाइल वगैरह। या फिर इससे क्या हो जाएगा, वो भी नालियों में चला जाएगा और सीधे जलाशयों में चला जाएगा और उससे जो सूक्ष्म जीव हैं जो अपघटन करने का काम करते हैं वो भी मर जाएंगे। नेक्स्ट है कूड़ा कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रत्येक इकाई की होनी चाहिए। तो जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। यह इकाई एक मोहल्ला या एक वार्ड या एक गांव हो सकता है। तो हम अपने जागरूक होंगे, अपने आसपास को जागरूक करेंगे, अपने मोहल्ले को, अपने वार्ड को, अपने गांव के लोगों को जागरूक करेंगे और सभी मिलकर सफाई करेंगे। तो नियम बनाया जाना चाहिए कि प्रत्येक इकाई का कचरा उसके अंदर ही खपाया जाना चाहिए। तो जो कचरे का निपटान है वो भी बहुत आवश्यक है। तो जो कचरा उत्पन्न होता है उसमें से ऐसे कचरे भी होते हैं जिससे हम खाद बना सकते हैं। तो दो तरह के कचरे उत्पन्न होते हैं, एक जो नष्ट नहीं होते और एक जो नष्ट होते हैं। तो दोनों को यदि हम एक साथ मिला देंगे तो पूरा कचरा ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यदि उसको हम अलग अलग रखेंगे, जो कचरा खाद बन सकता है उससे खाद बनाएंगे, और जो कचरा फिर से उपयोग किया जा सकता है जैसे प्लास्टिक, टायर वगैरह, टीन का, चेयर का टूटा हुआ चेयर, तो इन चीजों को हम कबाड़ी वाले को बेचकर उसका फिर से उपयोग करा सकते हैं। तो इस तरह से कचरा का निपटान भी आवश्यक है और इसी इकाई के भीतर उसकी उपचारिता किया जाए और उससे खाद बनाया जाए। तो खाद भी बना सकते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, खाने के अवशेष जो अवशेष बच गए, वे सारे चीजों से हम खाद बना सकते हैं। और इस खाद से इस इकाई के भीतर हरे भरे पौधे लगाना चाहिए। तो इस तरह से भी हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं और खाद बनाकर अपने बागीचे को भी हरा भरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है निर्माण स्थलों का गंदा पानी भी बिना उपचार के नदी नालों में बहाना निषेध है। तो जहां निर्माण कार्य हो रहा है वैसे जगहों का जो पानी है उसको भी उपचार के बिना नदियों में नहीं बहाना चाहिए। नेक्स्ट है खेतों में कृत्रिम रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, खरपतवार नाशी का उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, भूमिगत जल भी विषैला हो रहा है और साथ ही जो जलाशय के जल हैं वो भी विषैले हो रहे हैं। नेक्स्ट है नालों का पानी नदी में गिरने से पहले उसका उपचार किया जाए और कई बड़े शहरों में इसकी व्यवस्था की गई है। तो जो
उसके हानिकारक चीज हैं उसको उपचार किया जाए और उसके बाद ही उसको नालों में बहाया जाए। नेक्स्ट है नदी, नालों, तालाबों, कुओं को नियमित सफाई की जाए। जैसे गंगा, दशहरा, छठ आदि पर्वों में नदियों की सफाई की जाती है, तो वैसे ही इसकी नियमित सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। और इनमें उगने वाले जो जलकुंभी और शैवाल है उसकी भी सफाई होती रहनी चाहिए। तो हम पर्व त्योहार में ही क्यों, ऐसे भी एक रूटीन बना लें और इन जगहों को साफ सफाई करवाएं। तालाबों के पानी में नहाना, धोना, बर्तन साफ करना, जानवरों को नहलाना आदि कर्म किया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो जगह साफ सुथरा होगा। और ज्यादा यदि इसमें जानवरों को नहाएंगे और खुद नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, तो इसमें क्या होगा, डिटर्जेंट मिल जाएगा और बाकी गंदगी भी फैलेगी। तो इसमें जितना हो सके इन कामों को तालाबों में कम करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों को भी साफ सुथरा रहने की आदत डालनी चाहिए और चापानल के पास बर्तन धोना, नहाना, शौच करना, जूठा भोजन नाली में डाल देना, प्लास्टिक, कागज की टुकड़े, फटे मोजे, जूते, चप्पल आदि को नाली में फेंक देना, इन सभी कार्यों से बचना चाहिए और पीने के पानी को ढक कर रखना चाहिए। तो इस तरह की आदत हमको बचपन से ही बच्चों में डालनी चाहिए। 11 नंबर है औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए जल संबंधी नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर भारी अर्थदंड लगाया जाना चाहिए। उन पर फाइन लगाया जाना चाहिए यदि वो बिना उपचार किए अपने जो कारखाने हैं उसके गंदगी को, गंदे पानी को नदियों में छोड़ दें, तो उसको फाइन लगाना चाहिए और उस पर सख्ती से ये नियम लागू करना चाहिए कि उनको उपचारित करके ही वो जल नदियों में डालना है। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किया जाना अनिवार्य कर देना चाहिए। तो ये सारी चीजें यदि हो जाएगी तो जल को बहुत हद तक साफ रखा जा सकेगा। अब है पेयजल। साफ और दुर्गंध रहित पानी पीने योग्य हो यह जरूरी नहीं है। तो सिर्फ साफ हो और जिसमें दुर्गंध ना हो ऐसा पानी हम पी सकते हैं, ऐसा नहीं है। पीने योग्य पानी में आवश्यक मात्रा में खनिज लवण होने चाहिए और उसे जीवाणु तथा कीटाणु रहित होना आवश्यक है। तो इसमें किसी तरह के जीवाणु और कीटाणु नहीं होने चाहिए। संसार की 25% जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल नहीं मिलता और बहुत से घरों में बरसात के नल या कुआं के पानी को उबालकर छान लिया जाता है। तो क्या करते हैं लोग, कुआं या फिर जो बरसात का पानी है, नल का पानी है, उसको उबालकर छानकर पीने में प्रयोग करते हैं। इसे ठंडा करके पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है। शहरों में अधिकांश घरों में वाटर फिल्टर या फिर आरओ लगा होता है जो साधारण पानी को पेयजल बना देता है। तो जो सप्लाई पानी है उसको ही ये फिल्टर कर देता है। और बड़े शहरों में जल आपूर्ति व्यवस्था में जल को क्लोरीन या विरंजक चूर्ण या परावैज्ञानिक किरणों से जीवाणु मुक्त किया जाता है उसको सप्लाई करने से पहले जल विभाग द्वारा। हमारे राज्य की सभ्यता एवं संस्कृति पुरातन काल से ही जल, जंगल, जमीन आधारित है। तो हमारे यहाँ की जो प्राचीन संस्कृति है वे जल से, जंगल से और जमीन से जुड़ी हुई है। हम वन महोत्सव मनाते हैं, हमें जल महोत्सव भी मनाना चाहिए। जिस तरह से हम वन को बचाने के लिए वन महोत्सव मनाते हैं, तो उसी तरह से जल को सुरक्षित रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए हमें जल महोत्सव भी मनाना चाहिए। और वायु, जल और जंगल सभी स्वच्छ रूप में प्रकृति में, जो प्रकृति है उसमें दोष मुक्त मिले और इसकी शुद्धता बनाए रखना हम सभी नागरिकों का अहम कर्तव्य है, अपने लिए भी और अपने समाज के लिए भी। अब एक केस स्टडी देखते हैं। रांची में स्थित हरमू नदी प्रदूषण का शिकार होकर अपनी पहचान
ही खो बैठी है। तो रांची में स्थित जो हरमू नदी है वो इतना ज्यादा प्रदूषित हो गई है कि उसकी पहचान ही खो गई है कि वो नदी है। इसने एक गंदे नाले का रूप लिया है और इसमें इतनी ज्यादा गंदगी डाली गई है कि वो नदी कम नाला अधिक दिखता है, एक गंदा नाला के रूप में ही बचकर रह गया है। कुछ वर्ष पूर्व रांची शहर के कुछ प्रबुद्ध नागरिकों ने इसकी सफाई का बीड़ा उठाया और जब ये नाले के रूप में, गंदे नाले के रूप में था, तो कुछ बुद्धिमान लोगों ने क्या किया, इसकी सफाई करने की व्यवस्था की और बाद में इसमें कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने भी सहयोग किया और अब यह नदी अपने मूल रूप की ओर लौटने लगी है। तो जो नदी का स्वरूप था वो नाले से फिर से नदी में वापस आने लगी। तो इसी तरह यदि हम भी अपने नदियों को, तालाबों को साफ करने का बीड़ा उठा लें तो हमारे आसपास के नदी तालाब भी स्वच्छ होने लगेंगे। गंगा कार्य परियोजना, यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या का पोषण करती है, परंतु हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि गंगा संसार की 10 ऐसे नदियों में से है जिसका अस्तित्व खतरे में है। तो गंगा नदी भी खतरे में है और इतने प्रदूषण स्तर तक पहुंचने का कारण यह है कि जिन शहरों एवं बस्तियों से होकर यह नदी प्रवाहित हो रही है वहां के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट तथा अनुपचारित पदार्थ सीधे नदियों में फेंक रहे हैं। दोष किसका है? जो नदी लोगों का इतना उपकार कर रही है उस नदी में वहां के उस नदी के किनारे रहने वाले लोग उसमें कूड़ा कचरा डालकर उसको प्रदूषित करते जा रहे हैं। प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि इससे जल में जो जल जीव जीवित नहीं रह सकते। तो इतना ज्यादा प्रदूषण है कि उसमें रहने वाले जो जल जीव हैं, जैसे मछली हुए, सूक्ष्म जीव हुए, कछुआ हुआ, तो इस तरह के जीव क्या हो रहे हैं, जीवित नहीं रह पा रहे प्रदूषण के कारण और यह नदी निर्जीव प्राय हो गई है। तो 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना आरंभ की गई जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। तो इस तरह से नदियों को बचाने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए जिससे हमारे जो नदी हैं उसमें जो प्रदूषण का स्तर है उसको कम किया जा सके। तो इसके लिए सरकार तो काम कर रही है लेकिन हमारे लिए भी कर्तव्य है हम कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें भी जागरूक होना है और इन नदियों को निर्जीव होने से बचाना है, प्रदूषण से बचाना है, जिससे ये जो जीवनदायिनी नदी है उसके उपकार को हम कुछ हद तक चुका सकें। जो नदी हमें इतना कुछ देती है हम उसको क्यों प्रदूषित करें? हमें भी जागरूक होना होगा और इन नदियों को प्रदूषण से बचाना होगा। हमने इस पाठ में सीखा कि प्रदूषण का अर्थ वातावरण में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन से है। जैव और अजैव दोनों तरह के घटक यह परिवर्तन ला सकते हैं। वायु तथा जल जो हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है, मानव गतिविधियों के कारण भी प्रदूषित हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड वायु के प्रमुख प्रदूषक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। बहित मल, कृषि रसायन और औद्योगिक अपशिष्ट कुछ प्रमुख जल प्रदूषक हैं, इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। जल और वायु दोनों का संरक्षण अति आवश्यक है क्योंकि जल और वायु ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम ना जल के बिना जीवित रह सकते हैं और ना ही वायु के बिना। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इसका संरक्षण भी बहुत आवश्यक है। हमें इसके संरक्षण के उपायों को जानना और अमल में लाना आवश्यक है। पेयजल की उपलब्धता कम होने के कारण इसका संरक्षण भी आवश्यक है।
तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो शुद्ध स्वच्छ पेयजल है, पीने योग्य जल है, उसकी कमी होती जा रही है। तो उस कमी की पूर्ति के लिए भी जलों का संरक्षण, जलों को स्वच्छ साफ रखना बहुत आवश्यक है। तो आशा करती होंगी कि आप भी जिम्मेदार बनेंगे और अपने आसपास की जो जलाशय है उसको साफ रखने का प्रयास करेंगे। और यदि कोई इसको गंदा करने का प्रयास करता है तो आप उनको भी जागरूक करेंगे, उनको समझाएंगे कि ये हमारे लिए कितना आवश्यक है, ये हमको जीवन देती है, हम उसको गंदा क्यों करें। तो आशा करती हूँ आपने पाठ को पढ़ा, समझ गए होंगे। तो आप इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।